नमस्कार। मनी मंत्रा के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और आज के अंक में हम बात करने वाले हैं श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में जो सरकार ने फैसला लिया है बढ़ोतरी करने का, उस पर। दरअसल सरकार ने दिवाली से पहले गुरुवार को यानी 26 सितंबर को निर्माण कार्य में लगे हुए, खनन कार्यों में लगे हुए और कृषि जैसे अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी का फैसला किया है। ये 1 अक्टूबर से लागू होगी। सरकार का कहना है कि ये बढ़ोतरी महंगाई से निपटने में श्रमिकों की मदद करेगी, क्योंकि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे हम सीपीआई कहते हैं, उसमें लगभग 2.5% या 2.5 अंकों की 2.40 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। तो इस बढ़ोतरी के क्या है मायने, क्या होंगी अब न्यूनतम मजदूरी दरें और किस तरह के श्रमिक इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित या फिर कहें लाभान्वित होंगे, इन तमाम पहलुओं पर, इन तमाम मसलों पर हम करेंगे चर्चा। और इस चर्चा में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं बीसी शर्मा जी, जो कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बनी जेसीएम के लीडर भी हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शर्मा जी सबसे पहले आप ही से, और सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि ये जो फैसला लिया गया है, असंगठित क्षेत्र के जो लाखों लोग हैं इसमें लगे हुए हैं, उनके लिए इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? ये निर्णय अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा है और वैलेंटाइन, दशहरा और दिवाली से पहले जी भारत सरकार ने उनको एक ये गिफ्ट दिया है। इस देश के अंदर 94% अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। ओके। और 6% के करीब ऑर्गेनाइज सेक्टर है। और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और इनको जो है रोज़ अपनी मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट भरना पड़ता है जी। जिसके कारण भारत सरकार ने एक नियम बनाया हुआ है कि साल में 2 बार ये इसको जो है बढ़ाएंगे इंडेक्स सीपीआई के मुताबिक। इसी में वैलेंटाइन अप्रैल में बढ़ा था, अब फिर अक्टूबर में बढ़ना था। उससे पहले ही प्रधानमंत्री जी ने और श्रम मंत्री ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया, जिससे इस देश के लाखों मज़दूरों को जो डेली बेसिस पे काम करते हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। ये डेली बेसिस वाले खाली ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी आजकल जो है इनकी संख्या बढ़ी है। ओके। इसलिए इनको अपनी लाइफ को जीने का और महंगाई को सामना करने का एक अच्छा स्टेप भारतीय सरकार ने उठाया। शर्मा जी, आप लोगों ने काफ़ी दिनों से इसकी डिमांड की थी, और जब हम कहते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, आपने कहा कि 96% जो लोग हैं वो इस सेक्टर में लगे हुए हैं। ऐसे में बता सकते हैं कि किस तरह से, चूँकि हमने देखा कि इससे पहले भी, अगर मैं गलत ना हूँ तो 1 अप्रैल 2024 में इसमें आखिरी बार बदलाव किया गया था और उसके बाद इसी साल ये दूसरी बार इसमें बदलाव किया गया है। तो किस तरह से, क्या कुछ ब्रैकेट्स, किस तरह से उसमें बढ़ोतरी होगी, वेतनमान में कितनी की बढ़ोतरी होगी? इसके अंदर तकरीबन आज अगर हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिनिमम वेज जो है 18,000 है। 18,000 है मिनिमम वेज। और अनऑर्गेनाइज में अब भारत सरकार ने 20,000 के करीब कर दिया है। 2,000 ज़्यादा बढ़ा दिया है डेली बेसिस पे। ओके। मार्केट को देखते हुए। और इसमें अनऑर्गेनाइज में निर्माण मजदूर भी आते हैं, लोडिंग अनलोडिंग वाले भी आते हैं, चौकीदार भी आते हैं, सफाई वाले भी आते हैं और खान पान वाले भी आते हैं, भट्ठा मजदूर भी आते हैं और जो डेली का कृषि वाले भी आते हैं, मैसन वगैरह भी। सबके लिए इन्होंने ये उनको एक तोहफा दे के उनकी लाइफ को अच्छी तरह अपने परिवार को पालने का एक साधन दिया है। इसमें शर्मा जी क्या गिग वर्कर्स भी शामिल हैं? हम जानते हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं,
जो बाइक्स पे लेके हमारे आपके घरों में खाना पहुंचाने का काम करते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं, क्या वो भी शामिल हैं इसमें? बिल्कुल शामिल हैं। हर तरह के अनऑर्गेनाइज में सब जगह भारत सरकार इसके ऊपर आदेश जो है जारी करती है। और इसके साथ साथ वीडीए, वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, उसको भी ये बढ़ेगा, जिससे बेसिक पे जो टोटल करेगा, मैंने 20,000 मिनिमम बताया, उससे बेसिक डीए भी वीडीए भी मिलेगा, जिससे इनको जो है सेटिस्फेक्शन होगी और आगे खर्चा टॉयलेट करने का साधन मिलेगा, आपके बच्चों को बढ़ाने का साधन मिलेगा। बहुत सारे हैं, जैसे डोर टू डोर करते हैं, और हमारे और भी है, आशा वर्कर हैं, माली हैं, दूसरे, सबके लिए ये जाता है सर्कुलर बन के कि उनको ये मिनिमम वेज जो है इतना मिलना चाहिए। लेकिन शर्मा जी, मुझे एक चीज़ प्रैक्टिकली मुझे एक चीज़ बताएं कि वैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग शहरों में जो काम करते हैं, छोटे शहरों में काम करते हैं, गाँवों में काम करते हैं, क्या वो रजिस्टर्ड हैं? सरकार के पास ये डेटा कहाँ से उनको मिलेगा कि फलाने गांव में, फलाने शहर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं और हमें उन्हें पैसे देने की ज़रूरत है? ये सरकार के पास डेटा कैसे गया है, कैसे जाना चाहिए, कैसे जाएगा, और फिर जो लोग इससे प्रभावित होंगे, लाभान्वित होंगे, उन तक कैसे वो लाभ पहुँचेगा? देखिए, ये जितने की भारत के अंदर कॉन्ट्रैक्टर हैं वो अनऑर्गेनाइज लेबर को एंगेज करते हैं, वो रजिस्टर्ड होते हैं, और उनके द्वारा ही डाटा जो है गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करती है, और वो कलेक्ट करके ये देखते हैं कि इनको दे रहे हैं। हालांकि भारत सरकार बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है लेबर को देने का, लेकिन जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को फुली इम्प्लीमेंट करने में कई बार कामयाब नहीं होते। जो उनको मिलना चाहिए, जो मिनिमम वेज भारत सरकार ने फिक्स किया है, उसको कॉन्ट्रैक्टर एक्सप्लॉइट करते हैं। मुझे दो बातें, एक मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे, जो मनरेगा स्कीम है जी, छोटे शहरों में, गांव में लोग उसमें जाते हैं, उसके जिसके तहत वो काम करते हैं, हम जानते हैं सभी कि वो जो वेजेस मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। कई बार कई तरह की शिकायतें हम आप मीडिया में देखते हैं। उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? और जैसा कि आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर्स भी उन नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, जिसके वजह से उन कर्मचारियों को सफ़र करना पड़ता है, क्या कुछ मैकेनिज्म है इसका शॉर्ट आउट करने का? इसमें मैं कहूँगा हमारा श्रम मंत्रालय, कृषि मंत्री जी, उन्होंने सिस्टम तो बनाया है कि एटीएम कार्ड बनाओ, लेकिन उसके बावजूद भी आज कल जॉब मिलती नहीं है। वो क्या एक्सप्लॉइट करते हैं, अगर वो अपनी डिमांड करते हैं, उनको कम पैसे देते हैं, पेपर पे साइन कराते हैं, तो वो उनको निकाल देते हैं। अभी कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो मैं श्रम मंत्री जी से कहूँगा, भारत सरकार से कहूँगा, इस सिस्टम में कैसे संशोधन हो सकता है, उस संशोधन में जिससे एक्चुअली जो भारत सरकार ने मिनिमम अनस्किल्ड के लिए 783 रुपये फिक्स किए हैं, सेमी स्किल्ड के लिए 868 रुपये फिक्स किए हैं, स्किल्ड के लिए 954 रुपये फिक्स किए हैं, और हाई स्किल्ड के लिए 1035 डेली रेट जो है फिक्स किया है, वो उनको एक्चुअली ये मिल सके। इसका लिए यही साधन है कि उसके अंदर जो भय है कि हमें अगर हम कंप्लेंट करेंगे, जिनका जो है 20,000 बनता है उनको ये 12,000 ही देते हैं, साइन कराते हैं 20,000 पे। भारत सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है, अच्छा सिस्टम किया है, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्टर को जो हम काम देते हैं उसके ऊपर लेबर मिनिस्ट्री जो है उसको कंट्रोल करने का कोई ना कोई ऐसा ढंग ढूंढना चाहिए जिससे आप लोग क्या सुझाव देंगे, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए? आप लोगों के पास इससे हमारा ये है कि जो हमारा वर्कर कोई भी काम करता है, उसको ये कॉन्ट्रैक्टर को ये नहीं है कि उसने डिमांड की है तो उसको हटा दे, जबकि कॉन्ट्रैक्टर के पास काम होता है। अगर ये भय ख़त्म हो जाएगा तो जो हमारी अनस्किल्ड है, स्किल्ड है, हाई स्किल्ड है, जो काम करते हैं, टेक्निकल काम करते हैं,
उनको पूरा वेजेस मिलेगा। नहीं, आप लोगों के पास कोई सुझाव कि उसमें कैसे सुझाव इसको यही है implement कि उसको ये रजिस्टर्ड जो है वो गवर्नमेंट के पास जो सबॉर्डिनेट है, हालांकि उनकी भी ड्यूटी है, ये रेलवे के अंदर भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, बिल्कुल उनको ऑलरेडी जो हमारा ऐसा इंचार्ज होता है उसको देखभाल करने का आदेश है, लेकिन उसके बावजूद भी कॉन्ट्रैक्टर अपनी मनमर्जी करता है। उसको अगर हम कंट्रोल करें कि वो उसको निकालने में, नौकरी से निकाला नहीं जाएगा, अगर काम है वही साथी काम करेगा, उसकी हेल्थ अगर ठीक है, सब कुछ है, और जिससे भय जब ख़त्म होगा तो एक्चुअली जो गवर्नमेंट का डिसीजन है, जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखती है, वो उनको परिवार को जो है सहायता मिल सकेगी। मुझे एक बार ये बताएं शर्मा जी कि ये जो आपने भी बताया, जो जिन फिगर्स का आपने बताया कि जो कुशल कामगार हैं उनको इतना मिलेगा, जो अर्ध कुशल हैं उनको इतना मिलेगा, ये जो फॉर्मूला और ये जो डिजिट है, ये जो नंबर है, इस पे सरकार कैसे पहुंची? आप लोगों ने क्या कुछ सुझाव दिया था? और ये जो फिगर हैं कि इसको अर्ध कुशल, कुशल, अकुशल, अत्यधिक कुशल, ये कैटेगराइज कैसे किया गया, किस आधार पर किया गया? और हम जान रहे हैं कि भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर भी, जैसा कि आपने बताया कि ए, बी और सी कैटेगरीज में इनको विभाजित किया गया है, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं? देखिए कि नंबर 1 तो ये जो उनकी वर्क के ऊपर होता है। एक आदमी जो है मैसन का काम करता है, उसके साथ जो असिस्टेंट लगाया जाता है, मैसन को हम स्किल्ड और हाईली स्किल्ड मानते हैं। ओके। जो असिस्टेंट होता है वो उसको हम मानते हैं कि लेबर है, ये क्लास 4 का अनस्किल्ड है ये। नंबर 2, इनके वेजेज के फिक्स करने का, जैसे सीपीआई इंडेक्स जो है, महंगाई बढ़ती है, शिमला में हमारा ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एक सेल बना हुआ है, वो मार्केट के प्राइस को जो है मॉनिटर करता है। उसी बेस पे वो भारत सरकार को सजेस्ट करता है कि डेली वेजेस में ये होना चाहिए, साल में 2 बार सजेस्ट करके उनके बढ़ाते हैं। जैसे जैसे महंगाई का इंडेक्स अभी कुछ दिन पहले ही बढ़ा है, प्रधानमंत्री जी ने और सब ने जो है यूट्यूब पे भी आ रहा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर का भी ये दिवाली और दशहरे से पहले उनका महंगाई भत्ता बढ़ाएंगे। वो यही बेस है उसका भी, उसका यही बेस है कि महंगाई बढ़ी, शिमला वालों ने जो गवर्नमेंट को बताया उसके अनुसार महंगाई भत्ता अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों को मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद करें कि ये जो बढ़ोतरी की गई है उससे जो लाखों की तादाद में हमारे देश में, हमारी इकॉनमी में जो अकुशल या फिर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। और भी इनकी इस विषय की बारीकियों में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले कहेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। कार तो काफी डैमेज हो गई। नो प्रॉब्लम, मैंने पॉलिसी बाजार को बुला लिया। सर, कार का रिपेयर और क्लेम सेटलमेंट सब हम संभाल लेंगे। इतनी जल्दी? काफी महंगा कार इंश्योरेंस लिया होगा। काफी सेव किया पॉलिसी बाजार से। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एमडीएच की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। एमडीएच की देगी मिर्च। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं जिस तरह से केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लाखों लोग काम कर रहे हैं उनकी मजदूरी, जो न्यूनतम मजदूरी है, उसमें बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया है। और इसके क्या कुछ प्रभाव पड़ेंगे, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हमारे साथ बीसी शर्मा जी हैं, जो कि लीडर हैं, नेता हैं जेसीएम के, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरफ से। शर्मा जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इससे क्या कुछ फ़ायदा हो, लेकिन मेरा सर अगला सवाल कि
न्यूनतम मजदूरी चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों की बढ़े या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों की जो सैलरी है या फिर जो डी है वो बढ़े, इससे जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, जो परचेजिंग पावर कैपेसिटी है, उस पर किस तरह का प्रभाव पड़ता हुआ आप देखते हैं? देखिए, अगर देश के नागरिक के लिए, चाहे वो लेबर का काम करता है, स्किल्ड का काम करता है, हाई स्किल्ड का काम करता है, अगर उनके पास पैसा होगा तभी मार्केट के अंदर अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें या उनके बच्चों को जो नीड होती है मार्केट में जाके परचेज कर सकेंगे। ओके। इससे मार्केट के अंदर भी पैसे का फ्लो बढ़ेगा। और ये ज़रूरी है, इस देश में हमारे हर तरह के नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा, ये एक सुरक्षा है जो भारत सरकार ने की है। एक सेटिस्फेक्शन है कि हमें भी कोई देखने वाला है। अदरवाइज हम तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है ट्रेड यूनियन बनी हुई है, स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारी यूनियन है जो अपने तरह इस तरह का प्लीड नहीं कर पाती है। उससे इनको बेचारों को जो कई बार इनकी बातें होती है उठ नहीं पाती, जबकि भारत सरकार ने जो सारा सिस्टम किया है, जो अनऑर्गेनाइज है उनको मेडिकल फैसिलिटी का भी कॉन्ट्रैक्टर को करना चाहिए, उनका पीएफ का भी करना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी, लेकिन सोशल सिक्योरिटी के लिए भारत सरकार के नियम हैं, लेकिन उसका पालन ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो पालन नहीं ठीक तरह से। किसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो नियम बने हैं उसको अगर आप लागू नहीं करते हैं तो इससे जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके हितों के साथ आप समझौता कर रहे हैं। ऐसे में किसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि इन चीज़ों को लागू करवाएं? और अगर नहीं करता है तो फिर इसके लिए दंड का भी प्रावधान होने चाहिए ताकि एक डर हो और उसको लागू करें। इस तरह का लेबर मिनिस्ट्री ने जगह जगह हमारे लेबर सेल खोले हुए हैं, गवर्नमेंट के सेल खोले हुए हैं, उसमें इंस्पेक्टर वगैरह ऑफिसर जो है अपॉइंट किए हुए हैं कि उनको मिनिमम वेज मिलता कि नहीं मिलता है। वो अगर प्रॉपरली टाइमली उसको चेक करते रहेंगे तो इसके ऊपर जो कमियां हैं और उसको गवर्नमेंट को रिपोर्ट देंगे ठीक तरह, तो उससे कमियां जो है वो दूर हो सकती हैं। और जो अनऑर्गेनाइज लेबर है उसके अंदर और करेजनेस आ सकती है, बिल्कुल, कि जो लोग कहते हैं कि नहीं सरकारी नौकरी होनी चाहिए। अगर अनऑर्गेनाइज नौकरी में सेटिस्फेक्शन है, जैसे आज आप देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जो नई टेक्नोलॉजी आई है, मैक्सिमम वो प्राइवेट है, लेकिन उनके पैकेजेस बहुत अच्छे हैं। जो एजुकेशन लेके हमारा बच्चा जाता है वो प्राइवेट में, उसके अंदर उसको पैकेजेज अच्छा मिलता है तो उसको सेटिस्फेक्शन होती है, उसकी फैमिली की सेटिस्फेक्शन होती है। बिल्कुल। इसी तरह देश के अंदर ये जो हमारे अनऑर्गेनाइज लेबर है, देश की इंडस्ट्री में चाहे बिल्डिंग बनानी हो, चाहे डैम बनाना हो, बैकबोन्स हैं सर, वो रीढ़ की हड्डी है इस इकोनॉमी के, बैकबोन्स हैं। उनको अगर हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तो देश स्ट्रॉन्ग होगा, तो हमारा देश का नागरिक और लेबर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो शर्मा जी, चूंकि आप इन लोगों की आवाज़ों को सरकार तक पहुंचाने का काम करते आ रहे हैं, किस तरह की और भी बातें आती हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों की तरफ से, उन कर्मचारियों की तरफ से, या फिर मैं कहूँ कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से? वो क्या कुछ सजेशन लेकर आपके पास आते हैं जिसको कि आप केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं? वो हमारे पास आते हैं, जी कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, हमसे काम ले रहा है, हमें जो है साइन तो करा रहा है जो मिनिमम वेज है, लेकिन हमें तनख्वाह बहुत कम दे रहा है। अगर हम उसके ऊपर कंप्लेंट करते हैं तो हमें नौकरी से बाहर कर देता है। अगर हम अप्रोच करते हैं, वो कहता है जी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम कंप्लेंट करके प्रेशराइज करते हैं। जो हमारा वहाँ लुक आफ्टर करता है इंचार्ज, उसको कहते हैं, इंडस्ट्री वाले को कहते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ उनको मदद मिलती है जी। और इसी तरह लेबर इंस्पेक्टर के पास या लेबर मिनिस्ट्री के पास जो हमारे जगह जगह भारत सरकार ने ऑफिस खोले हुए हैं, वहाँ जाके जिनकी वेज नहीं मिलती निकाल देते हैं, उनकी कंप्लेंट करते हैं और वो वहाँ जाके रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके उनको जो है बेनिफिट मिलता है, जो ड्यूज़ हैं उनको मिलते हैं। सिस्टम है, लेकिन सिस्टम को उसको और भी अच्छा करने के लिए ज़रूरत है, तो ज़रूरत है। ठीक है। शर्मा जी, हम जानते हैं कि सरकार
तमाम परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए समय समय पर जो लेबर लॉज हैं, जो श्रम कानून है, उसमें संशोधन करने का काम करती रहती है। बीते वर्षों में भी हुआ है। ऐसे में इस तरह के जो बदलाव हुए हैं या फिर आने वाले भविष्य में, चूँकि आप लोग इन बातों को सरकार के पास रखने का काम करते हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में केंद्र सरकार, केंद्र की मोदी सरकार और क्या कुछ बदलाव लेबर लॉज में, श्रम कानून में कर सकती है या फिर करने का काम कर सकती है, ताकि एक जो 96% जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनको एक वृहद तौर पर, बड़े पैमाने पर उन्हें लाभ पहुंच सके? मैं ये कहूँगा कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 जो बना है, भारत सरकार ने इसमें उसकी जगह 4 कोड लाने की बात की है। ट्रेड यूनियन का राइट जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। ट्रेड यूनियन जो है भारत सरकार है, को अभी भी कंटिन्यू है, वो राइट तो कंटिन्यू है, लेकिन वो कोड बनाने से थोड़ा फर्क पड़ सकता है। अगर हम ज़्यादा जो है मालिक को हक दे देंगे, वो जो अंग्रेज थे उनकी तरह जो है काम करना शुरू कर देगा, तो उस पर कंट्रोल करना वो ठीक है। भारत सरकार उस पर एक्शन ले सकती है, उसका टेंडर जो है कैंसिल कर सकती है, फाइन कर सकती है, लेकिन ट्रेड यूनियन को फंक्शन करने में भारत सरकार की भी मदद करती है। हम चाहते हैं देश हमारा बढ़े, देश के तरक्की करे, इनकरेजमेंट हो। जैसे भारत सरकार ने स्किल इंडिया का काम शुरू किया, अच्छा काम किया है, तो इसी तरह ये अटल योजना की है, अच्छी योजना की है, मनरेगा चल रहा, अच्छी योजना की है। इस तरह अगर करके, और ट्रेड यूनियन राइट में जो आदमी आते हैं उसको सिस्टम है, जैसे रेलवे में एक नेगोशिएशन सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है, परमानेंट नेगोशिएशन, आज तक उससे इंडस्ट्रियल पीस जो है कायम रहता है। बिल्कुल। तो उसको डिसकंटेंटमेंट ख़त्म करने के लिए इस तरह का साधन होगा तो अनऑर्गेनाइज लेबर में ये एक उत्साह पैदा होगा कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम करके ज़्यादा से ज़्यादा देश में जो है तरक्की करें। ठीक है, मैं जागरूकता पे आऊँगा, चूँकि बहुत से लोग अपने हक को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर उतने सजग नहीं होते हैं, जानकारी का अभाव होता है। ऐसे में इन कानूनों के, इन बदलावों में जो परिवर्तन हुए हैं, जो बदलाव हुए हैं, उनकी जानकारी हो, और अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर इसको लागू नहीं करता है तो जो मजदूर हैं वो अपनी आवाज़ को लेकर कहाँ जाएं, किस तरह से अपनी शिकायत दर्ज करें? इसमें मैं कहूँगा भारत सरकार ने एक सिस्टम जो है कि एजुकेशन का जगह जगह हर स्टेट में इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, उसमें अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के जो लोग हैं उनको भी पार्टिसिपेशन करने का साधन है। ठीक है, वो अगर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पार्टिसिपेशन होगी, उनको लेबर लॉज के बारे में जो हमारे सरकार ने वहाँ इंस्ट्रक्टर रखे हुए हैं वो उसकी जानकारी देते हैं। ओके। उससे जानकारी होने से वो अपने राइट को और अपने साथियों की राइट को अच्छी तरह जो उसको संघर्ष करके उनको लेके दे सकता है। ये सिस्टम अच्छा है, लेकिन अब धीरे धीरे उस सिस्टम में भी डेफिशिएंसी आई है। बिल्कुल। तो श्रम मंत्रालय को उसको देखना चाहिए कि उसमें हमारे जो 94% अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है उनकी पार्टिसिपेशन उसमें ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे वो जागरूक हो सके, अपने हकों के लिए बराबर जो है अपना क्लेम कर सके। ठीक है, एक और सवाल, हालांकि ये उतना प्रासंगिक नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह की मजदूरी का जो रेट है, जो बदलाव किया गया है, उससे सरकार पर एक आर्थिक बोझ भी बढ़ सकता है। इस पर प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, आर्थिक बोझ तो बढ़ता है, लेकिन ये अगर अर्न करके देते हैं, मार्केट में वो पैसा फ्लो होगा, उसके द्वारा हमारे पास जीएसटी टैक्स वगैरह आता है, उससे आर्थिक बोझ में मदद भी मिलती है। और अगर इस तरह का फ्लो होता रहेगा, बोझ इतना नहीं बढ़ेगा। ये अभी जो सरकार है इस बात पे सोचती है कि कैसे न्यूट्रलाइजेशन फंड को करें जहाँ खर्च करना पड़ता है। इनके पास एक्सपर्ट बैठे हैं, वो उनकी टीम से, इकोनॉमिक्स बैठे हैं, उनकी टीम से बात करके फंड को कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर कमेटी बना के ट्रेड यूनियन से भी बात करके कि देश का जिसमें जो भला हो
तो वो बात की जा सकती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, इकोनॉमी के लिए जो रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो 94% लोग जो जुड़े हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में लगे हुए हैं, कृषि में, निर्माण कार्य में, विनिर्माण कार्यों में, इंडस्ट्रीज़ में, उन सभी के लिए सरकार ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है। और ये इसी साल 2024 में ये दूसरी बार फैसला लिया गया कि उनके जो न्यूनतम मजदूरी हैं उनको उनमें बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। तो कुल मिलाकर उनके लिए, उनके भविष्य के लिए ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत, एक अच्छी खबर के तौर पर हम इसे कह सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक शर्मा जी, आप इस कार्यक्रम में आए और इन तमाम सवालों के बहुत ही बेबाकी से आपने जवाब दिया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही, इस चर्चा के साथ ही मनी मंत्रा के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। This program